जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अजय चंदू जी। अजय जी बहुत प्रबुद्ध चिंतक व लेखक हैं और पुनून कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ नीलेश जोशी जी भी हैं, जो कि सनातन शक्ति के फाउंडर और मोटिवेटर हैं। तो अभी जिलानी साहब का देहांत हुआ है। जिलानी साहब का मैं जब कुछ उनके बारे में पढ़ रही थी, तो एक चीज जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की वो थी कि he used democratic systems to propagate Islam। मैंने और उनके बारे में पढ़ा तो एक जगह आया कि 92 में इन्होंने बोला था कहीं पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कुरान शरीफ विच कैन नॉट बी वायलेटेड। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप जिलानी साहब की भूमिका अलगाववाद में कैसे देखते हैं? ये मैंने ही कहा है। कई साल से मैं एक बात कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो इस्लामिक फासीवाद है या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ग्लोबली, ये एक धारणा है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपने आप को दूर रखते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। पिछले कितने ही दशक से जो फ्रंटलाइन फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के जरिए के भीतर रह के उसमें अपनी जगह बना के उन्होंने इस्लामिक फासीवाद को या इस्लामिक जो आप कहिए कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का प्रयत्न किया। ये काम वास्तव में जम्मू कश्मीर से ही शुरू हुआ जी। जब शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के लीडर के रूप में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया 47 से के बाद, वो भारत की ही धरती पे एक मुस्लिम राज्य की कल्पना करते थे और धारा 370 के तहत उन्होंने भारत की ही धरती पे भारत के ही सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके अंतर्गत धारा 370 के तहत भारत की ही धरती पे एक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया। जम्मू कश्मीर जो स्पेशल स्टेटस स्टेट था, ये उसी सिद्धांत पे था जिस सिद्धांत पे पाकिस्तान बना। जी। तो इस काम की शुरुआत कि भाई आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करके मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और मुस्लिम जो इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये इसकी शुरुआत पॉइनियर तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हालांकि वो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी का लीडर कह रहे थे, लेकिन मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ही परस्यू करते थे और डेमोक्रेसी के भीतर से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो भीतर से ही डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक प्रक्रिया चला रहे। तो जम्मू कश्मीर के दूसरे जो नेता रहे जो प्रमुखता से इस प्रक्रिया में जुड़े, वो जमात इस्लामी के चीफ रहे हैं अली शाह गिलानी। उन्होंने भी 3 बार इलेक्शन जीता, उन्होंने भी संविधान की ओथ ले ली, वो भी भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर ऑपरेट करके अलगाववादी विचारधारा या आप कहिए धार्मिक फासीवादी विचारधारा का प्रचार करते रहे। तो उस हिसाब से वो पॉइनर है। कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को का प्रयोग करके, का इस्तेमाल करके भीतर से एक नई इस्लाम को फैलाने की एक प्रोसेस को जन्म दिया गया, जिसका अनुकरण बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया। जैसे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत समय के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अल्जीरिया में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुई उसमें भी ऐसी ही शक्तियों ने डेमोक्रेसी को कैप्चर करके अंदर से प्रयोग किया। और अब लगभग ये कॉन्सेंसस बन गया है, ग्लोबल कॉन्सेंसस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के बीच में, कि आप अंदर घुस के डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का इस्तेमाल करके आप इस्लाम का प्रचार ही नहीं, इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो। उस
उस तरीके के लीडर्स में अलीशा गिलानी प्रमुख इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर्स में से, और ये उन्होंने ही कहा था कि भाई, जब उनको किसी ने पूछा था कि भाई आपने तो आप तो डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम का हिस्सा बन गए, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, जी, तो उन्होंने बोला कि भाई ये बात क्यों पूछ रहे हो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी कोई कुरान शरीफ है, इसको हम्म, वायलेट नहीं किया जा सकता। जी, वस्तुतः वो ये कह रहे थे कि भैया मुसलमान के लिए सिर्फ एक ही सैक्रोसंक्ट चीज है, वो कुरान है। बाकी किसी भी ट्रीटी को, किसी भी अलायंस को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम के संविधान को वो बिल्कुल आंख झपकते ही उसको वायलेट कर सकता है, वो उन पे कोई बाध्यता नहीं। इसलिए उन्होंने ये बात कह के इस बात की उद्घोषणा बहुत पहले की थी कि भैया झूठ बोल के भी अगर आप अंदर सिस्टम में घुस जाओ, उसको खत्म करो हम्म, इस्लाम के लिए, तो आप तो भगवान का काम कर रहे हो, खुदा का काम कर रहे हो। इस तरीके के विचार को, इस तरीके के जिसको आप कहेंगे प्रिंसिपल को ओपनली एडवोकेट करने वालों में से अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनमें से वो प्रमुख लीडर रहे। जी। तो ये तो अल तकैया वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये हमारे तकिया वाली दर्शकों बात। के लिए अगर आप अल तकैया को थोड़ा सा विस्तार में बता पाए। देखिए, इसको अगर हम ये कहें कि ये प्रॉफिट ने खुद इजाजत दे दी थी जी, कि भाई अगर इस्लाम को फैलाने के लिए, जी, प्रॉफिट की ग्लोरी को आगे ले जाने के लिए, अगर मुसलमान को कभी झूठ भी बोलना पड़े, हम्म, अगर इस हद तक कि अगर उनको प्रॉफिट को गाली भी देनी पड़े बाहर से, हम्म, लेकिन उससे अंतोगतवा अगर वो चाहता है कि इस्लाम का भला हो जी, और रसूल की शान आगे 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 आने वाले समय में बढ़े, तो हम्म, ये कहने की इजाजत है। ये कुरान में भी कुछ वर्सेस हैं जो इसको करती हैं, एंडोर्स करती हैं, और हदीस में भी ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें प्रॉफिट ये इजाजत देते हैं कि जी, आप नॉन मुस्लिम सिस्टम्स में, इनफिडल सिस्टम में रह के इस्लाम के बचाव के लिए या इस्लाम के फैलाने के लिए हम्म, झूठ बोल सकते हो, और जी, आप जिसको आप कहें गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती का पाखंड करके जी, अंतोगत्वा आप इस्लाम की भलाई के लिए कुछ कर सकते जी। हो, वो तो आपको वो इजाजत है। जी, अभी मुझे याद आ रहा है हमारे सिख गुरु में से एक ने कहा था कि अगर आप तेल में अपना हाथ डालें और फिर तिल में अपने हाथ डालें, और जितने तिल आपके हाथ में चिपके हों उतनी अगर कोई मजहबी कस्में खाए तो भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा जिन लोगों ने इस्लामिक इन्वेजन के साथ डील किया है जी, और जिन लोगों ने जिहाद के स्वरूप को समझा है, जी, उनका उनका मानना है, उन सब लोगों का मानना है वो तकिया को, जी, क्योंकि जिन्होंने जिहादी वॉर के सिद्धांतों को समझा है, जिस तरह से ये कंडक्ट किया जाता है, वो उनको मालूम है जी, कि मुसलमान के लिए जो लोग ये जिहाद कर रहे हैं, जो ये लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ट्रीटी, कोई जी, भी अलायंस, कोई भी कंप्रोमाइज या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन या अनरिटन प्रॉमिस उनके लिए जी, कोई महत्व नहीं रखता है। वो बिल्कुल जब भी उनको लगे कि अब इससे उनके पर्पस का, उनके लक्ष्य का की साधना हो सकती है, वो उसको एकदम से छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं।